गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने कृषि का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। कल अपने रबी की फसल और खरीफ की फसल की थी, कुछ अपने फसलें की थी। तो नेक्स्ट अपने फसलों के रूप में करेंगे उनकी भौगोलिक दशाएं वगैरह। भौगोलिक दशाएं तो नहीं लिखेंगे और शॉर्टकट रूप में करेंगे, उनके राज्यों के नाम करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे कुछ फसलें हैं, जैसे बाजरा। ठीक है, तो बाजरा फसल आ गई। तो बाजरे के लिए अपने भारत के राज्यों के नाम लिखेंगे और सबसे पहले अपने मेन फसलें थी उनका तो अपने भौगोलिक और प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। तो इनमें से जो कुछ फसलें बाकी है तो उनमें से सीधे अपने राज्यों के नाम लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो बाजरा की अपने फसल की बात करते हैं तो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान। बाजरा की फसल के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक होती है। तो बाजरा की फसल के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। नेक्स्ट आपके तिलहन। तिलहन की फसल लिखो इनके में इंपॉर्टेंट राज्यों के नाम। इनके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करती है। विश्व स्तर की बात करते हैं। विश्व स्तर पर यूएसए, रूस, ब्राज़ील व भारत का स्थान आता है। भारत का चौथा स्थान आता है। ठीक है, तिलहन में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और विश्व स्तर की बात करें, विश्व स्तर में यूएसए प्रथम स्थान है, रूस, ब्राज़ील और भारत का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने भारत का चौथा स्थान आता है। नेक्स्ट आपके हो गया सोयाबीन। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आता है। ठीक है, बाजरा के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तिलहन के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और विश्व स्तर की बात करें तिलहन में तो विश्व स्तर पर यूएसए, रूस, ब्राज़ील, भारत का चतुर्थ स्थान। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है। तो ये आपकी फसलें अपने सिर्फ राज्यों के नाम लिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, 3 राज्य, 2 राज्य जो भी हो उनका नाम लिखेंगे। तो महत्वपूर्ण रूप से अपनी फसलें जो थी वो अपने कर ली थी और अपने राज्यों के नाम लिखेंगे अब। तो ये हो गया सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसके अलावा थोड़े अपने करेंगे, जैसे इलायची हो गई केरल। मसालों की बात करते हैं, मसाले भी आपके केरल। मसाले आपके हो गए केरल में, ये मसाले भी केरल में होते हैं। तंबाकू आंध्र प्रदेश। तंबाकू आपके हो गया आंध्र प्रदेश। और हल्दी आपके हो गई आंध्र प्रदेश। हल्दी आपके हो गई आंध्र प्रदेश। तो ये हो गई आपके महत्वपूर्ण रूप से जो फसलें थी उनका तो वर्णन आपने कर लिया था, प्रादेशिक स्थिति और उनका भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक स्थिति, उनका तापमान वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद बाजरा, तिलहन विश्व स्तर पर, इलायची, मसाले। तो ये आपकी बाकी बचती है फसलें जो उसके राज्यों के नाम अपने लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी फसलों का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक करते हैं
नेक्स्ट आपकी एक रबर की फसल करती है। नेक्स्ट आपकी फसल होगी रबर की फसल करती है। ठीक है, इसमें लिखना यह उष्ण कटिबंधीय फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए तो वो 204 से ऊपर होनी चाहिए, 204 सेमी से ऊपर होनी चाहिए, 204 सेमी से ऊपर। और तापमान की बात करते हैं, तापमान इसमें होना चाहिए 32 सेंटीग्रेड तक, 32 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 32 सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। भारत में इसकी बात करते हैं, भारत में ये एक रबर केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में होता है। विश्व स्तर की बात करें, रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद भारत का चौथा स्थान है। भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, कि विश्व स्तर की बात करें थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत का चौथा स्थान है। तो ये को लिखना कि रबर के पौधे का वो लिखना कि रबर के पौधे का जन्म, रबर के पौधे का जन्म सर्वप्रथम ब्राजील में हुआ था। सर्वप्रथम रबर के पौधे का जन्म ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट आप लाइन लिखना, भारत में रबर के पौधे के उद्यान सन 1900 ईस्वी में मार्क्विस ऑफ सेलिसबरी के प्रयत्नों से आरंभ किए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके रबर के पौधे का। ध्यान रखना, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा की मात्रा 204 सेमी से ऊपर होनी चाहिए, वर्षा की मात्रा 204 सेमी से ऊपर होनी चाहिए और तापमान की मात्रा 32 सेंटीग्रेड तक ही होनी चाहिए, तापमान की मात्रा 32 सेंटीग्रेड तक ही होनी चाहिए। भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के दक्षिणी राज्य, भारत के शुद्ध दक्षिण राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है या होता है। विश्व में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद भारत का चौथा स्थान है। रबर के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। रबर के पौधे का जन्म, ध्यान रखना, रबर के पौधे का जन्म ब्राजील देश में हुआ था। रबर के पौधे का जन्म ब्राजील में हुआ था। भारत में रबर के पौधे का उद्यान 1900 ईस्वी में, भारत में रबर के पौधे का उद्यान 1900 ईस्वी में मार्क्विस ऑफ सेलिसबरी के प्रयत्नों से आरंभ किए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके फसलों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपके। नेक्स्ट अपने थोड़ा अपने फसलों के संबंधित अपने और भी कुछ अपने तथ्य करती है। नेक्स्ट आपके कृषि से संबंधित है आपके हरित क्रांति।
कृषि से संबंध आपके हो गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी और विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले इसमें लिखो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ईस्वी में हुई थी। विश्व स्तर पर इसके जनक कौन थे। विश्व स्तर पर इनके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में इसके संस्थापक, भारत में इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। तो भारत में इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथ। नेक्स्ट आप लेकिन लिखोगे हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था। हरित क्रांति का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग। हाइब्रिड या अपन कहते हैं हाइब्रिड संकर, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग। तो हरित क्रांति की शुरुआत देखो कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1966-67 में, 1966-67 ईस्वी में हुई थी। विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग, और इसके अलावा भारत में इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथ। हरित क्रांति का मुख्य कारण था उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग। उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता अच्छी होती है, जिससे उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया, जिसमें फसलों की उत्पादकता अच्छी हुई। हाइब्रिड संकर का उपयोग। तो इसकी हरित क्रांति का मुख्य कारण तो क्या था, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग। इसके अलावा क्या कारण था, तो अन्य कारण लिखो। अन्य कारण थे, अन्य कारण में लिखो अन्य कारणों में सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरकों का उपयोग, उन्नत सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरकों का उपयोग, उसके बाद कीटनाशक दवाइयों का उपयोग। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग। उसके अलावा आपने करते हैं बाजार और परिवहन। ठीक है। तो ये आपके हरित क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। शुरुआत इसकी हरित क्रांति की शुरुआत देखना कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुई थी। विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन, भारत स्तर पर इसके जनक थे स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था, हरित क्रांति का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, हाइब्रिड संकर। अन्य कारण थे सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग और बाजार और परिवहन। तो ये इसके हरित क्रांति होने के अन्य कारण थे। नेक्स्ट अपने तथ्य लिखेंगे
नेक्स्ट अपने तथ्य लिखते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में खाद्यान्नों की कमी, मैक्सिको में खाद्यान्नों की कमी, मैक्सिको में खाद्यान्नों की कमी व कुपोषण से राहत दिलाने के लिए, कुपोषण से राहत दिलाने के लिए, कुपोषण से राहत दिलाने के लिए गेहूं की नवीन किस्म विकसित करने का, गेहूं की नवीन किस्म विकसित करने का प्रयास किया, विकसित करने का प्रयास किया। ध्यान देना कि मैक्सिको में खाद्यान्नों की कमी व कुपोषण, सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मैक्सिको में, मैक्सिको में शुरुआत हुई थी। और किस फसल के लिए हुई थी? गेहूं की फसल के लिए। किस फसल के लिए हुई थी? गेहूं की फसल के लिए। गेहूं की फसल के नवीन किस्म विकसित करने का प्रयास किया। इसके लिए उनको 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से। इसलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार से 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारत की बात करें तो भारत में 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसके अलावा तथ्य है कि MS स्वामीनाथन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस हरित क्रांति व्यवस्था को शुरू किया था। तो ये आपके हरित क्रांति संबंधित तथ्य है। इसके अलावा आपने और लिखेंगे कि हरित क्रांति से अपने भारत के कौन से राज्य थे जिनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था या सबसे पहले लाभ हुआ था? तो हरित क्रांति का लाभ सबसे पहले, हरित क्रांति का लाभ सबसे पहले यह था, सबसे पहले पंजाब व हरियाणा को हुआ। पंजाब व हरियाणा को हुआ। तो ये होगा आपकी हरित क्रांति का लाभ सबसे पहले पंजाब और हरियाणा को हुआ। इसके अलावा अपने लाभ क्या हुए थे? तो लाभ के बारे में लिखेंगे, हरित क्रांति के लाभ क्या हुए। ठीक है, हरित क्रांति के लाभ क्या हुए? नंबर 1 आप इसमें लिखोगे किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि हुई। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि हुई। भारत का खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना। 2 नंबर पॉइंट, भारत का खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना। तो इनमें लाभ क्या हुए थे? किसानों की आय में वृद्धि हुई, भारत का खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ। इसके अलावा खाद्यान्न की फसल के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी फसल थी उसको लाभ हुआ? तो अपने कहते हैं खाद्यान्नों की फसल के लिए गेहूं को और उसके बाद में चावल को लाभ हुआ। खाद्यान्न फसल के इनके लिए गेहूं की फसल में वृद्धि हुई, और उसके बाद में चावल की फसल। ठीक है, गेहूं की फसल में वृद्धि हुई, उसके बाद में चावल की फसल में भी वृद्धि हुई। चावल की फसल में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। गेहूं की फसल में वृद्धि हुई और इसके अलावा चावल की फसल में भी हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। हरित
क्रांति का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये आपके हो गया हरित क्रांति।